तो लास्ट क्लास हम लोगों ने यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। क्योंकि यूरिनरी सिस्टम बॉडी के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालता है। तो उसी के थोड़ा सिमिलैरिटी बेसिस से एक टॉपिक है, फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस। सो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स में वाटर कंपार्टमेंट्स, यानी वाटर आपकी बॉडी में किस किस लेवल में कितना होता है। ठीक है, ये एक है। और वाटर इनटेक आउटपुट कैसा होता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या है उसके बारे में जानेंगे। और एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। क्योंकि एसिड बेस जो पीएच लेवल है हमारा बॉडी को मेंटेन करने के लिए, दो सिस्टम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑक्सीजन इनहेलिंग एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलिंग। तो उसके बारे में मैंने बताया था आपको वहाँ पे। और सेकंड, यूरिनरी सिस्टम में, वहाँ पे भी हमने देखा था कैसा H प्लस आयॉन्स और बाइकार्बोनेट आयॉन्स एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पीपल आर वाटरी क्रिएचर। तो हमारे बॉडी में क्या है, वाटर। ठीक है, और खासकर साल्ट वाटर। ठीक है, जैसा कि समंदर जो है साल्ट से बना हुआ है, लेकिन इतना साल्टी नहीं है बॉडी के अंदर, लेकिन मीडियम साइज साल्ट, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, वाटर द फ्लूइड मीडियम ऑफ द ह्यूमन बॉडी मेक्स अप 55 to 75% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। यानी बॉडी के अंदर कितना वेट है, 55 to 75% बॉडी वेट जो है वो आपका वाटर है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है। इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी के अंदर कोई एनर्जी को पॉजिटिव में लाना है, कोई एनर्जी को नेगेटिव में लाना है, तो आपको इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत है। तो इसी वजह से पॉजिटिव में लाने के लिए पॉजिटिव आयॉन्स की जरूरत है, बॉडी को रेस्ट में रखने के लिए नेगेटिव आयॉन्स की जरूरत है। ठीक है, ये कहाँ पे रहते हैं, बॉडी फ्लूइड्स में रहते हैं। ठीक है, अक्सर ये मिनरल्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, आयरन, ये सब चीजें हैं आपके एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसी में से कुछ मिनरल्स जो है वो पीएच को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, तो वो भी क्या है आपके, हाइड्रोजन आयन है, सोडियम बाइकार्बोनेट आयन है। ठीक है, तो ये सब वाटर में, तो वाटर बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट है। और वाटर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो आपके बॉडी को पॉजिटिव काम कराने के लिए या नेगेटिव रेस्ट कराने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही चीज़ इस चैप्टर में बताई गई, और यही चीज़ इंपॉर्टेंट। वाटर कंपार्टमेंट्स, तो बॉडी के अंदर कितने कंपार्टमेंट्स है देखिए। बॉडी के अंदर देखिए मोस्टली 3 कंपार्टमेंट्स। ठीक है, एक वो फ्लूइड जो आपके वेजल्स में, ठीक है, वेजल्स में है, वेजल्स में। ठीक है, इसको हम प्लाज्मा कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। और वो फ्लूइड जो सेल के अंदर है उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहेंगे, या इंटरसेल्युलर फ्लूइड, सॉरी, इंटरसेल्युलर फ्लूइड कहेंगे। वेसल के अंदर है तो प्लाज्मा, सेल के अंदर है कि इंटर इंटर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये सेल, सेल के अंदर जो फ्लूइड है। वेजल्स और सेल के बीच में जो है उसको हम कहेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यहाँ पे दिखता है खाली जगह। ठीक है, अब वेजल्स दो तरीके के हैं, लिम्फ और ब्लड। दोनों में भी आपको फ्लूइड देखने को मिलेगा। और ये फ्लूइड क्या है, एक्सचेंज होते रहता है, सेल के अंदर जाएगा, सेल से फिर बाहर आएगा, फिर पार्टिकल्स ब्लड के जरिए से एक्सचेंज होंगे। ठीक है, तो वेजल्स के अंदर 2 टाइप्स है, एक लिम्फ
और एक ब्लड। ब्लड के अंदर जो है प्लाज्मा है, लिम्फ के अंदर लिम्फ है, और सेल के अंदर क्या है, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। सेल और वेजल के दोनों के बीच में क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या करता है, ये हेल्प करता है सेल, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। और सेल भी हेल्प करता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड को, कि फ्लूइड एक्सेस हो जाए वो सेल के अंदर आ जाए। सेल में अगर एक्सेस होगा तो वो बाहर आ जाएगा इंटरस्टिशियल, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ज्यादा हो जाए फिर वापस लिम्फेटिक वेजल्स में जाएगा, फिर बाहर जाके आ, फिर बाद में जाके सर्कुलेशन में मिल जाएगा। ठीक है। अगर फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड ही ज्यादा रहे तो वो कहलाएगा आपका एडिमा। एडिमा, ठीक है, जिस किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, ठीक है, और किडनी की प्रॉब्लम है, तो इनको फ्लूइड, आपको एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा, यानी फ्लूइड जमा हुआ देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गन्स क्या है आपके, हार्ट पंपिंग स्टेशन है, लिवर फिल्टर स्टेशन है, सॉरी किडनी फिल्टर स्टेशन है, लिवर मेटाबॉलिक स्टेशन है। अगर यहाँ पे कहीं पे भी गड़बड़ी आई तो फ्लूइड में इम्बैलेंसिंग होगा, या तो फ्लूइड ज्यादा जमा होगा या बिल्कुल फ्लूइड जमा नहीं। ठीक है, एक्सचेंजिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये आपको कंपार्टमेंट्स कहलाएंगे। तो कंपार्टमेंट्स में इंटरसेल्युलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, प्लाज्मा फ्लूइड और लिम्फेटिक फ्लूइड, ये तीन तरीके के देखने को मिले। तो एडिमा भी आपको इसी को बोलेंगे। तो एडिमा जब होगा पैरों में सूजन आएगी, और मोस्टली लिवर अगर प्रॉब्लम है तो पैरों में सूजन आएगी, लिवर की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम है तो, और किडनी में प्रॉब्लम है तो चेहरे पे सूजन आएगी, और लिवर में भी प्रॉब्लम है तो चेहरे पे सूजन आएगी। ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा। तो एडिमा उसी को हम कहेंगे। तो और ये टॉपिक था आपका कंपार्टमेंट का। अब वाटर इनटेक एंड आउटपुट। अब हम जो भी वाटर इनटेक करते हैं, कितना अमाउंट करना है, क्या है, उसके बारे में दिया जा रहा है। Most of the water the body requires come from the ingestion of liquids. This amount averages 60 to 100 ml per day. The food we eat also contain water. Even foods we think of as what dry, such as bread, contain significant amount of water. The daily water total from food average 700 ml. The last source of water about 200 ml per day is the metabolic water that is produced of cell respiration. The total intake of water per day therefore is 2.5 liters. Most of the water lost from the body is in the form of urine produced by the kidneys is 1500 ml per day. About 500 ml per day is the loss in the form of sweat. Another 300 ml per day is in the form of water vapor. Inhale, exhale air. Another 200 ml is lost in feces. The total output of water is thus 2.5 liters. तो हम जो इनटेक करते हैं उसमें इनटेक करने के लिए देखिए क्या क्या एवरेज है। वाटर के फॉर्म में 1600 ml लेते हैं। जो भी हम खाते हैं उसमें भी पानी होता है, यहाँ तक तो ब्रेड भी खाएंगे तो उसमें भी वाटर है। तो वाटर जो क्वांटिटी हम इनटेक कर रहे हैं फूड के सोर्स के जरिए से 700 ml है। और हम सांस लेते भी है ना, सांस लेने के बाद पर भी उस पे भी वाटर प्रोड्यूस होता है। जैसा एक्सक्रीट करने से वाटर, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन करने से भी वाटर लॉस होता है, इंस्पिरेशन करने से भी वाटर गेन होता है। वाटर पेपर सेल रेस्पिरेशन जिसको हम कहते हैं वो है। टोटल इनटेक अगर कहेंगे तो टोटली 2.5 लीटर। तो यही 2.5 लीटर लॉस भी होता है यूरिन के जरिए से 1500 ml डेली, और स्वेट के जरिए से 500 ml, ठीक है, और 300 ml एक्सेल के जरिए से 200 ml मोशन, स्टूल के जरिए से। ठीक है। नेचुरली एनी इंक्रीज इन वाटर आउटपुट मस्ट बी कंपनसेटेड फॉर बाय इंक्रीज इनटेक। तो जब भी वाटर ज्यादा लॉस होगा तो आप वाटर इनटेक ने करना पड़ेगा। जैसा कि अगर एक्सरसाइज करेंगे आप तो वाटर लॉस
1 से 2 लीटर हो सकता है बॉडी के अंदर, तो आपको 1-2 लीटर एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। एक्सरसाइज करने वालों को फिर 4.5 लीटर पानी पीना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग है। ठीक है, तो ये इनटेक आउटपुट का डिपेंड है, कितना लॉस हुआ और कितना गेन करना है। ठीक है, इनटेक देखिए यहाँ पे दिया गया, आउटपुट इनटेक ये देखने को मिलेगा। अब वाटर का इनटेक आउटपुट कौन करता है आपके बॉडी में? आपकी बॉडी में कौन देखता है कि भाई आपको वाटर इनटेक करना है, अभी प्यास लगी है, ये सब कौन मेजरमेंट करता है? वो है आपका ब्रेन में हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स। ये क्या करते हैं, बॉडी के अंदर लिक्विड के चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी का मतलब ये है कि लिक्विड है, लिक्विड के अंदर कुछ चीजें डाल दी गई, वो डिजोल्व हो गए। अब लिक्विड तो कम हो गया लेकिन डिजोल्व पार्टिकल ज्यादा हो, तो ये ऑस्मोलैरिटी क्या हो गई, आपको डिहाइड्रेशन, वाटर कम हो गया। तो अब ये ऑस्मोलैरिटी को कौन देखेगा? आपको ऑस्मो रिसेप्टर्स दिखेंगे आपके हाइपोथैलेमस। डिजोल्व मटेरियल ज्यादा है, वाटर कम है, तो ये सेंसेशन भेजेंगे और आपको कहेंगे आपका ड्राई माउथ होगा, ड्राई थ्रोट होगा, सलाइवा नहीं निकलेगा, पसीना नहीं जाएगा, ये बेचैनी होगी, सेंसेशन होगा। तो आप क्या करेंगे? पानी पिएंगे। ठीक है, पानी पिएंगे, पानी पीने के बाद वो अब्जॉर्ब होगा। अब्जॉर्ब होने के बाद फिर ऑस्मो रिसेप्टर्स को हिंट मिलेगा कि भाई अब डिजोल्व मटेरियल्स में वाटर आ गया। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ऑस्मोलैरिटी जो है आपका देखने को मिलेगा। तो अब थर्स्ट क्या हो जाएंगी? बंद हो जाएंगी, ड्राई माउथ कम हो जाएगा, सलाइवा नॉर्मल निकलेगा। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस के जो ऑस्मो रिसेप्टर्स है वो सिग्नल देना बंद कर दे। ठीक है, तो और एक दूसरा देखिए, हमारे बॉडी के अंदर एक हार्मोन है, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो जब बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होगा तो ये वाटर को रीअब्जॉर्ब भी करेगा। ठीक है, रीअब्जॉर्ब भी करेगा वाटर को, ताकि यूरिन ज्यादा से ज्यादा ना आए और ब्लड के अंदर लिक्विडिटी मेंटेन रहे और यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। और इसी तरह आपका हार्मोन एल्डोस्टेरोन हमने पढ़ा था, एल्डोस्टेरोन में भी पढ़ा था हमने, ये भी क्या करता है, वाटर आउटपुट को ये भी रेगुलेट करता है। अब क्योंकि जब वाटर कम है बॉडी के अंदर तो इलेक्ट्रोलाइट्स, पॉजिटिव आयंस का होना जरूरी है, क्योंकि पॉजिटिव आयंस होंगे तभी फिर आपकी बॉडी फंक्शन में रहेगी। सेल एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे, एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, एक दूसरे के इम्पल्स करेंगे, एक दूसरे को सिग्नल देंगे। अगर पॉजिटिव आयंस होंगे तो, पॉजिटिव आयंस नहीं है, नेगेटिव आयंस ज्यादा है, तो रेस्टिंग पोजीशन में रहेंगे, सेल इससे डेथ भी हो सकता है। तो इसीलिए सोडियम को रीअब्सॉर्ब करते रहना है। ठीक है, सोडियम से अब्सॉर्ब करेंगे, फिर उसके बाद आपको ब्लड के अंदर सोडियम रहेगा, वाटर क्वांटिटी रहेगी और ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा। ठीक है, और इसी से आपको स्वेटिंग कम होगी, हेमोरेज भी नहीं होगा। ठीक है, ये कंडीशन में स्वेटिंग नहीं आएगी। ठीक है, अगर किसी को स्वेटिंग ज्यादा है तो उसमें भी वाटर लॉस हो सकता है। जैसा बहुत ज्यादा हाई डिग्री सेल्सियस में आप ट्रैवलिंग किए होंगे तो स्वेटिंग आएगी, तो वाटर लॉस होगा। अगर आपके पास वाटर नहीं है तो ऐसे मौके पे आपको यूरिन आउटपुट कम होगी। ठीक है, ये सब चीजें होंगी। नेक्स्ट, हेमोरेज में भी वाटर लॉस होगा, ब्लीडिंग में, डायरिया में भी वाटर लॉस होगा, वॉमिटिंग में भी वाटर लॉस होगा, बर्न जलने की कंडीशन में भी वाटर लॉस होगा, बुखार में भी वाटर लॉस होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, अब रीअब्जॉर्प्शन होगा, यूरिन आउटपुट कम होगा, स्वेटिंग कम आएगी और सोडियम अब्जॉर्प्शन होते रहेगा, ताकि आप बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम ना है। लेकिन सीवियर लॉस अगर हो तो हम क्या करेंगे, वाटर रिप्लेसमेंट करेंगे, इसको रिप्लेसमेंट थेरेपी करेंगे। वाटर रिप्लेसमेंट थेरेपी करेंगे, जो हम आईवी फ्लूइड्स चलाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज हो, आरएल हो, डीएनएस हो, एनएस हो, ये सब वाटर रिप्लेसमेंट थेरेपीज। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर किसी को बहुत ज़्यादा लॉस हो गया तो वो कन्वर्जेंस फिट्स भी आ सकते हैं, और कम चक्कर भी आ सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, और उसको कमजोरी भी आ सकती है। ठीक है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के लिए होगा, फिर उसके बाद अगर वाटर रिप्लेसमेंट करेंगे तो पेशेंट बैलेंसिंग में हो जाएगा। अगर बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहा तो फिर प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसी तरह हमने ANP के बारे में पढ़ा था, वो भी यहाँ पे फंक्शन करेगा। तो इस तरह वाटर लॉस, वाटर गेन की कंडीशन, ये कौन कर रहा है? आपका हाइपोथैलेमस कर रहा है। हाइपोथैलेमस के पास रिसेप्टार्स है, आपको थर्स्ट दिलाने के लिए। वाटर हाइपोथैलेमस के रिसेप्टार्स है कि वो वाटर को रीअब्जॉर्ब करे। वाटर हाइपोथैलेमस के पास रिसेप्टार्स है कि वो ऑर्डर्स दे, सोडियम रीअब्जॉर्ब कराए। दूसरे हार्मोन्स भी है, अल्डोस्टेरोन है, ANP है, सब हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, तो वहाँ पे ये यहाँ पे फंक्शन करेंगे। तो ये था वाटर इनटेक, वाटर आउटपुट के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो ये वाटर बॉडी के अंदर कैसे बैलेंस हो रहा है, कितने कंपार्टमेंट्स है, कितना इनटेक करना है, सब चीज़ों को हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। वाटर के अंदर जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रोलाइट्स। केमिकल्स है जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयॉन्स। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयॉन्स ये क्या हो सकते हैं? इनऑर्गेनिक साल्ट हो सकते हैं, एसिड हो सकते हैं, बेसिस हो सकता है। ये बॉडी के अंदर, फ्लूइड के अंदर पाया जाता है। कुछ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स भी है, जैसे ग्लूकोज है, ये सब प्रोटीन्स है, ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स भी। पॉजिटिव आयॉन्स क्या है? सोडियम है, ये पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फेरस है, H+ आयॉन्स है, ये सब पाए जाते हैं हमारे फ्लूइड वाटर यानी ब्लड के अंदर। और नेगेटिव आयॉन्स भी है, क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब सल्फेट, फॉस्फेट, और प्रोटीन एनायंस एनायॉन्स, ये सब पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? बॉडी के अंदर फ्लूइड को मेंटेन करते हैं, रेगुलेट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहेंगे तो सेल क्या है, पॉजिटिव में जाएगा तो फंक्शन करेगा, और नेगेटिव आयॉन्स ऊपर रहेंगे तो सेल न्यूट्रल रहेगा, उसको रिलैक्स करना। अगर हमेशा पॉजिटिव आयॉन्स ही रहेंगे तो वो फंक्शन में ही रहेगा। तो ये इसका फंक्शन है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयॉन्स के बॉडी के अंदर रहने के लिए। तो हमने देखा था इंटरसेल्युलर फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर। देखिए, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी सेल के अंदर जो है आपको पोटेशियम रहेंगे और फॉस्फेट रहेगा, H, फॉस्फेट रहेगा। फॉस्फेट नेगेटिव आयन, जिसकी वजह से सेल का जो, जिसको हम कहते हैं इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी सेल जो है आपका रेस्टिंग है, अब उसको कुछ फंक्शन करने की जरूरत नहीं है। यानी अब मैं ये हाथ हिला रहा हूँ, अब ये क्या है? फंक्शन में है। अगर इसमें आपको विदाउट फंक्शन ऐसा रख दूंगा तो अब ये नेगेटिव आयॉन्स इसके एक्टिवेट हो गए। ठीक है, क्यों एक्टिवेट है? कि वहाँ पे पोटेशियम है और फॉस्फेट है, इस वजह से। पोटेशियम तो पॉजिटिव है, लेकिन फॉस्फेट नेगेटिव है, जो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ज्यादा ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, और प्रोटीन एनायॉन्स भी बहुत ज्यादा अबंडेंट, बहुत मात्रा में पाया जाता है। अब जो टिश्यू फ्लूइड है, प्लाज्मा है, इसमें पॉजिटिव आयॉन्स, क्योंकि यहाँ पर सेल्स नहीं है, ये अंदर जाएंगे तभी फंक्शन कर पाएंगे। तो इसीलिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, सेल के बाहर, प्लाज्मा में आपको पोटेशियम देखने को, सोडियम देखने को मिलेगा, और क्लोराइड भी देखने को मिलेगा। ठीक है, देखने को मिलेगा। अब ये चीजें आप, ये इस बॉक्स में भी दिया गया, देखिए कौन सा सेल के अंदर ज्यादा है, कौन सा टिश्यू के अंदर ज्यादा, कौन सा प्लाज्मा है। सोडियम सेल के अंदर कम है, टिश्यू फ्लूइड में ज्यादा है, प्लाज्मा में ज्यादा है। प्लाज्मा मीन्स ब्लड में, टिश्यू फ्लूइड मतलब मैं बताया था सेल और वेजल्स के बीच का जो हिस्सा है वो। पोटेशियम सेल के अंदर ज्यादा है, सेल के बाहर, और प्लाज्मा में कम है। कैल्शियम सेल के अंदर कम है, बाहर ज्यादा है। मैग्नीशियम सेल के अंदर ज्यादा है, बाहर कम। बैलेंसिंग हो रहा, देखिए सबसे ज्यादा जो है आपका पोटेशियम है, और बाकी के नेगेटिव आयन ज्यादा है।
नेगेटिव आयन ज्यादा है, पॉजिटिव आयंस कम है। इधर पॉजिटिव आयंस बाहर ज्यादा है, नेगेटिव कम है। तो पॉजिटिव आयंस जब बाहर आएंगे, नेगेटिव आयंस अंदर आएंगे, तो सेल क्या होगा, फंक्शनल होगा। और जब सेल फंक्शनल होगा तो ये पॉजिटिव आयंस कंटिन्यू आते रहेंगे। लेकिन जब आप फंक्शन बंद कर देंगे तो पॉजिटिव आयंस बाहर आ जाएंगे, नेगेटिव आयंस अंदर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होगा। यानी कि जो चीज ज्यादा कम है, जो चीज ज्यादा किधर है, उधर से कम एरिया में ज्यादा है। यानी कहाँ यहाँ कम है, तो ये चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। ये चीजें यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम आ जाएंगी। तो ये दरवाजा इसका ओपन होगा, जिसको हम कहेंगे इसके वैल्व्स। ठीक है। तो ये चीज देखने को मिलेगी। तो ये जब भी फंक्शन होगा तो ये देखने को मिलेगा। तो ये चीजें हैं। और थोड़ा यहाँ पे बता रहे हैं कि ये कैसा रेगुलेट होता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी के अंदर कैसा आता है। इलेक्ट्रोलाइट्स आर पार्ट ऑफ फूड है, फूड में ही है ये चीजें। और हम जो बेवरेजेस, जो भी लेमन जूस है, ये जूस वगैरह पीते हैं, उसके अंदर भी है। ये बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब हो जाते हैं, अब्जॉर्ब होकर ब्लड के अंदर आ जाते हैं, ब्लड के अंदर आके बॉडी फ्लूइड्स में मिल जाते हैं। ठीक है। और इसको मैं रेगुलेट करने वाले को क्या कहते हैं, करने वाले हार्मोन्स कौन से, एल्डोस्टेरोन है, जो सोडियम और पोटेशियम को मेंटेन करते हैं। ठीक है। जब भी ये ज्यादा हो गए तो एक्सक्रीट करेंगे, कम है तो इसको रीअब्जॉर्ब करेंगे। एएनपी भी है, सोडियम को देखता है। पैराथायराइड है, कैल्शियम और पैराथायराइड और कैल्सिटोनिन कैल्शियम को देखते हैं और फॉस्फोट के देखते हैं। ठीक है। ज्यादा हो गया तो एक्सक्रीट कराएंगे, कम हुआ तो रीअब्जॉर्ब कराएंगे। ज्यादा अगर हो गया तो ये बोन में रीअब्जॉर्ब कराएंगे। इसी तरह विटामिन डी है, कैल्सिटोनिन ज्यादा अगर होगा तो इसको तो ये सब चीजें हैं। और जब बहुत ज्यादा यूरिन में, स्वेट में, फेसिस में जब इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सक्रीट हो जाएंगे तो फिर यूरिन से फिर अब्जॉर्ब भी कराएं। तो ये बॉडी के अंदर कुछ चीजें हैं जो मेंटेन करवाते हैं सोडियम और पोटेशियम, मेन सोडियम और पोटेशियम, इन क्लोराइड, इन तीनों को मिलाकर हम इलेक्ट्रोलाइट्स के। यानी कोई भी बंदा अगर बेहोश हो जाए, चक्कर आके गिर जाए, उसको फिट्स आए, तो सबसे पहले डॉक्टर्स उसको इलेक्ट्रोलाइट्स टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स तो बैलेंस है ना। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, पेशेंट खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया कई दिनों से, मोस्टली ये समर सीजन में डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की वजह से उसको ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, फिर उसको सेलाइन चढ़ाने के बाद। ठीक है। और सोडियम पोटेशियम कभी कभी इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। ठीक है। तो फिर बैलेंस हो जाता है, बैलेंस होने के बाद फिर उसको तबीयत उसकी ठीक हो जाती है। हाँ, किसी का अगर हार्ट में प्रॉब्लम है, मैंने बताया लिवर प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम है, तो जब प्रॉब्लम है तो ये रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। यानी सोडियम पोटेशियम जब बॉडी में कम है तो उसको रीअब्जॉर्ब करना है, ज्यादा है तो उसको एक्सक्रीट करना है, तो बॉडी क्या करेगी, उल्टा करेगी। कम रहे जब और लॉस करेगी, या ज्यादा रहे जब उसको रीअब्जॉर्ब करेगी। तो इससे क्या होगा, पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। ठीक है। तो किडनी इश्यूज में, किडनी फेल्योर्स में, हाँ, कार्डियक फेल्योर में ये चीजें देखने को मिलते हैं। तो ये था आपका, कितना पानी पीना है, कितना वाटर बॉडी के अंदर है, कहाँ पे कितना वाटर है, कितना एक्सक्रीट होता है, इसके बारे में हमने जाना। और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, कितने फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है, दो फॉर्म हमने देखा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, क्या क्या नाम, कौन से हमने उस चीज़ों को देखा, और किसको कौन मेंटेन करता है, उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो गया हमारा। इसके बाद है एक ही चैप्टर, जो आउटलाइन बताऊंगा खाली, एसिड बेस बैलेंस बॉडी के अंदर, यानी यही आयॉन्स, पॉजिटिव नेगेटिव आयॉन्स बैलेंस कराएंगे। पॉजिटिव में आपको हाइड्रोजन, नेगेटिव में सोडियम बाइकार्बोनेट, ये दोनों मिलके ही क्या करेंगे, एच पे आयन ज्यादा हो जाएंगे तो पॉजिटिव में चले जाएगा, यानी एसिडिक होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट ज्यादा होंगे तो बेस में चले जाएगा, तो दोनों भी ज्यादा नहीं, दोनों बैलेंस रहना। बैलेंस अगर रहना है तो उसके लिए हमारे पास बफर सिस्टम है। ठीक है। बफर सिस्टम से जो मेंटेन कराएंगे।
ठीक है, इसमें फॉस्फेट बफर सिस्टम, प्रोटीन बफर सिस्टम, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म जो हमने पढ़ चुका ऑलरेडी, और यूरिनरी रीनल मैकेनिज्म, ये तीन चार मैकेनिज्म काम करेंगे इसको बैलेंस कराने। तो इतना अगर आइडिया है तो हमें जरूर ये देखिए, बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट्स देखिए, सोडियम क्या कराता है काम, पोटेशियम क्या काम करवाता है, कैल्शियम का काम क्या है, मैग्नीशियम का काम क्या है, क्लोराइड का काम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट, इसका काम क्या है यहाँ पे इस बॉक्स में देख सकते हैं आप। बॉडी में कितना रहना है लेवल, नॉर्मल लेवल क्या है इसका ये भी दिया गया। इतना लेवल रहेगा तो बॉडी के अंदर बेनिफिट है, इससे कम रहेगा तो बॉडी में नुकसान होगा। ठीक है, तो ये था आपका वाटर, फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस के बारे में। कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।